नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे, राजनीतिक घटनाक्रम की एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। ऐसा लगता है कि जो भ्रष्टाचार का मसला है, जो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक तरीके से बहुत मजबूत हथियार के रूप में रहा है, जिसके सहारे वो चुनाव लड़ते रहे हैं पिछले 10 सालों में जितने भी चुनाव हुए हैं, वह फिर से एक बहुत ही मजबूत मुद्दा इस चुनाव में भी बनने जा रहा है। क्या विपक्ष के पास आप इस पूरे मसले के कोई कार्ड देखते हैं या ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को इस मसले पर घेर पा रही है? मेरे ख्याल से तो विपक्ष के पास बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से कार्ड हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की कई बातें की जाती हैं। विपक्ष चाहे तो उन बातों का दोहन कर सकता है अपने पक्ष में, उनका राजनीतिक लाभ उठा सकता है और भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब भी दे सकता है। लेकिन मुश्किल ये है कि विपक्ष ऐसा करता दिखाई नहीं देता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नाविका कुमार से बातचीत में ये कहा कि वो तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास दैट काइंड ऑफ मनी नहीं है। मैं उन्हीं के अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। दैट काइंड ऑफ मनी मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो कुछ है वो मेरी जमा पूंजी है, लेकिन चुनाव लड़ने लायक दैट काइंड ऑफ मनी हमारे पास नहीं है। ये तो सीधा सीधा विपक्ष के लिए एक तरह की दावत है कि आप आइए और इस मुद्दे को भुनाइए। विपक्ष को पूछना चाहिए कि भाई निर्मला सीतारमन, पहले सीतारमन की विपक्ष को तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने एक सही बात कही, उन्होंने दिल की बात कही। फिर पूछना चाहिए कि वो दैट काइंड ऑफ मनी किसके पास है, वो कहां से आया दैट काइंड ऑफ मनी। लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं उठाया। विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे में कोई बात ही नहीं की जाती। कल संदीप चौधरी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से अपने इंटरव्यू में ये बात कही, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस बात को उस तरीके से उसका जवाब नहीं दे पाए और उस तरीके से अपना मुद्दा बनाने में मल्लिकार्जुन खड़गे विफल रहे। अब आप आगे आइए कि जो अरविंद फार्मा द्वारा दिया गया चंदा है, या डीएलएफ द्वारा दिया गया चंदा है। डीएलएफ ने 1 पैसा चंदा नहीं दिया था, लेकिन जब उसके ऊपर सीबीआई की रेड पड़ी तो डीएलएफ को 250 करोड़ रुपया चंदा दिया उसने भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, अब जो कांग्रेस है वो इन मुद्दों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात उठाई जाती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के लिए बात कही जाती है। मीडिया आमतौर पर सरकार के साथ है, इस बात को विपक्षी दल भी जानते हैं। तो बजाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उसे करना ही चाहिए, मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए, अपने बयान वगैरह देने चाहिए, लेकिन जनता के पास इस बात को कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए तो उन्हें कुछ अलग तरह की विशेष परिस्थितियों में अलग तरह की विधियां तलाश करनी पड़ेंगी। भाई, इन तमाम सवालों के ऊपर कांग्रेस और विपक्षी दल 50 करोड़ पर्चे क्यों नहीं बंटवा सकते इस देश में। मैं कोई चुनाव प्रचार का विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं एक साधारण आदमी की तरह जो जिसको देश समाज की चिंता है, वो हम भाई इस सवालों को विपक्ष जनता के पास कैसे ले जाए। वो 50 करोड़ ये नहीं, दीवारें पोस्टरों से ढक दी जाए, जमीन पे पर्चे पड़े हों, लोग जमीन तो आदमी पर्चा उठा कर देखे, उसमें पता लगे कि भाई सरकारी पार्टी और उसकी सरकार कितना भ्रष्टाचार कर रही है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस पार्टी में आने के बाद में उनके ऊपर मुकदमे हटा लिए गए। अभी प्रफुल्ल पटेल के ऊपर जब वो मंत्री थे और उस जमाने में उनके ऊपर आरोप लगा था, तो उनके ऊपर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। ऐसे नया कितने मसले हैं। कांग्रेस के पास सबकी सूची है, लेकिन उन मसलों का जितनी बुलंद आवाज में, जितनी जोरदारी के साथ, जितना प्रभावी तरीके से कांग्रेस को फायदा उठाना चाहिए, कांग्रेस उसका लाभ नहीं उठा पाती। अन्य विपक्षी दल भी उसका लाभ उठाने में नाकाम रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बात ही रह जाती है। मैं फिर भी मानता हूं कि इसके बावजूद कि विपक्ष इन मसलों को ठीक से नहीं उठा पा रहा है, जनता के दिमाग में सवाल हैं। जनता के दिमाग में सवाल ये है कि ऐसा लगता है कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है, लेकिन केवल इतने दिमाग में सवाल होने से ही जनता अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं होगी। जनता को बताना पड़ेगा ना, वो बात क्यों नहीं बताई जा रही है विपक्ष की तरफ से। लेकिन जब इसी तरह का माहौल
13-14 में था, 13-14 के इलेक्शन से पहले, तो एक ऐसा लगता था कि एक आक्रोश जनता के भीतर है। अभी वो आक्रोश क्यों नहीं बन पाता है? सिर्फ़ एक आपने नहीं, इशारा किया मीडिया की भूमिका देखिए पर, मैं और फिर कहता कारण? हूँ, उस वक्त जनता को ये बात बताई गई थी कि कांग्रेस भ्रष्ट है, और उस बताने में मीडिया भी शामिल था, विपक्षी दल भी शामिल थे। एक पूरा मध्य वर्ग की जबरदस्त भागीदारी वाला एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन दिल्ली में चलाया गया, और दूसरे बड़े शहरी आबादी जो कि मुखर होती है, जो दो धन दो बराबर चार जोड़ते हुए देखना चाहती है, उसके लिए पूरा एक आंदोलन चलाया गया। जो विनोद राय जो कि सीएजी थे, जब वो कहते थे कि साहब फलाने घोटाले में इतने इतने लाख करोड़ घोटाला है, इतने लाख करोड़ का घोटाला है, तो उनकी बात को जो मीडिया है वो एक सत्य मान के पेश करता था लोगों के सामने, और फिर धीरे धीरे एक छवि प्रोजेक्ट की गई कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट है, और उसका नुकसान कांग्रेस को चुनाव में उठाना पड़ा। उसका फायदा अरविंद केजरीवाल को हुआ, उसका फायदा नरेंद्र मोदी को हुआ राजनीति में। सवाल यह है कि अब ना तो उस तरह का कोई आंदोलन चल रहा है, और ना ही मीडिया को इस बात को इस तरीके से पेश करने में दिलचस्पी रह गई है। वो सरकार की बात को मीडिया सही मानता है। मीडिया का पूरी तरीके से पहले 10 साल में सरकारीकरण हो गया है। तो नई परिस्थिति है। इस नई परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए विपक्ष को जोरदारी के साथ निकलकर आगे आना चाहिए। विपक्ष को जनता तक पहुंचने की नई नई तरकीबें अख्तियार करना चाहिए। भाई कर्नाटक में विपक्ष ये प्रचार कर पाने में समर्थ रहा नहीं रहा कि ये 40% कमीशन की सरकार है उसमें, तो इस तरह से वो केंद्र में क्यों नहीं इसके लिए प्रचार कर सकता है। आज दिल्ली में जो परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उनको भी ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि अभी दिल्ली के हालात को हम कैसे समझें? क्या ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से ईडी के चक्कर में फँस चुकी है? अब देखिए आगे क्या होता है। कैलाश गहलोत के बाद शायद उनकी निगाह आतिशी की तरफ है, और गोवा में कुछ लोगों को सम्मन ईडी ने भेज दिए हैं अपने, और फिर उनसे भी पूछताछ होगी। आगे पता नहीं घटना क्रम किस तरफ चले। अब यहाँ पर विपक्ष को चाहिए कि वो चुनाव आयोग से मांग करे कि भाई आपकी आचार संहिताएं लगी हुई है, ये तमाम गतिविधियां, ये तमाम कार्रवाइयां 10 जून के बाद क्यों नहीं हो सकती। भाई कांग्रेस को इनकम टैक्स का लंबा चौड़ा नोटिस भेज दिया गया है। ये सम्मन अगर 10 जून को भेजा जाता तो क्या गजब हो जाता। तो चुनाव आयोग इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करता। जब चुनाव आयोग बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के तबादले कर सकता है, कुछ भी चुनाव आयोग किसी को भी कुछ भी बदल सकता, कहीं भी कोई भी प्रशासन में बदल सकता है, तो ईडी की और इनकम टैक्स की कार्रवाइयों पर चुनाव आयोग क्यों नहीं संयम लगा सकता। कह सकता है आप जरा रुकिए, आप 2 महीने बाद अपनी कार्रवाइयां कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चुनाव आयोग उनसे कहे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, नहीं। आप चुनाव हो रहा है, राजनीतिक दलों और नेताओं को आप तंग मत कीजिए, अभी हस्तक्षेप मत कीजिए, ताकि हमारे चुनाव ठीक से हो जाए। अब चुनाव आयोग चूंकि ये नहीं कर रहा है, तो विपक्ष को चाहिए कि वो जाए अपना दल बना के चुनाव आयोग से मांग करे। अगर चुनाव आयोग उसकी बात ना सुने, उसको समय ना दे, तो चुनाव आयोग के दरवाजे पे धरना दे, गिरफ्तारी दे वहां पे आके। लेकिन मेरे मन में ये सवाल आता है कि इस समय जब एकदम चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, इन घटनाओं से ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी है। तो इसका राजनीतिक कारण क्या हो सकता है? कुल मिलाकर ये 2 राज्यों की प्रभाव वाली पार्टी है, लेकिन उसको एकदम केंद्र में ला देने के पीछे क्या मकसद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का? मेरी बहुत दिनों से ये मान्यता रही है कि नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से इस पार्टी से नाराज है। वो अरविंद केजरीवाल से, संजय सिंह से, मनीष सिसोदिया से बहुत निजी तौर पर नाराज हैं, और वो जानते हैं कि दिल्ली में केवल 7 सीटें हैं, और पंजाब में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत लंबा चौड़ा दांव कभी रहा नहीं है, ना इस चुनाव में दांव है। और दिल्ली विधानसभा एक आधी अधूरी विधानसभा है। वहां भारतीय जनता पार्टी कोई अरविंद केजरीवाल नहीं, उसे नहीं हराया है। इससे पहले लगातार 6 चुनाव हार चुकी है। पिछले 30 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं जीती है। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो राजनीतिक लाभ की दृष्टि से ये काम कर रहे हैं। वो ये काम पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को तबाह बर्बाद कर देने के लिए निजी बदला लेने के मूड में है वो, और उस तरीके से काम कर रहे हैं। बदले की भावना से सारा काम हो रहा है।
कल जो रैली होने वाली है इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्या जी। उससे ये हम सोच सकते हैं कि कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा या आम तौर पे जो इनकी रैलियाँ होती रही वैसे एक रैली होगी जो गुज़र जाएगी और विपक्ष की राजनीति थोड़ी जो धीमे-धीमे चल रही है वैसे ही रहेगी? नहीं, नहीं, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। ये रैली तो बहुत इस तरह की रैली तो बहुत पहले होनी चाहिए थी। पहले रैली की तारीख भी तय हुई थी, पर उस तारीख को रद्द कर दिया गया। विपक्ष को इस तरह की रैलियां अभी तक इस देश में दर्जनों कर देनी चाहिए थी। ये तो बहुत देर से हो रहा है काम। अगर ये बहुत पहले होता तो आज परिस्थिति बिल्कुल अलग तरह की परिस्थिति होती। और मेरा मानना है कि रैली करने के साथ-साथ में बहुत सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप जनता के साथ संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी राजनीतिक आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। इन तमाम तरीकों के बारे में बुद्धिमानी से नए-नए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके सोच समझ के कामों को करना चाहिए। केवल एक ही आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की उन्होंने आज तक, कि उन्होंने पटना में मीटिंग करके अपने मोर्चे का नाम इंडिया रखा था। भारतीय जनता पार्टी उसी से परेशान हो गई थी। इंडिया वैसे बैंगलोर में रखा गया था ना? जी? इंडिया नाम बैंगलोर में रखा गया था। बेंगलुरु में बंगलौर रखा गया था कि पटना में रखा गया था? मुझे लगता है बेंगलुरु में रखा गया था कोई दूसरी मीटिंग। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब जब इंडिया नाम रखा गया था इस मीटिंग में, उस मीटिंग में ही अ अ, भारतीय जनता पार्टी विचलित तो परेशान हो गई थी उसकी वजह से। केवल एक ही आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का नमूना था ये। बिहार की राजनीति में ऐसा लगता है कि एनडीए ने अपने घर को थोड़ा ठीक किया है। 1-2 दिन पहले या शायद कल ही चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिले, अच्छी-अच्छी तस्वीरें वहाँ से सामने आई। आज उनके चाचा जी जो पशुपति पारस हैं, उन्होंने कहा कि हम तो एनडीए का अभिन्न हिस्सा हैं। तो कुल मिलाकर कोई सीट ना मिलने पर भी वो खुश हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एनडीए ने अपने घर को काफ़ी ठीक कर लिया है बिहार में। हाँ, वहाँ असल में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत शक्तिशाली स्थिति में है बिहार में, और यही स्थिति उसकी महाराष्ट्र में भी है। आमतौर पे मोर्चों में होता ये है कि अगर एंकर पार्टी उसकी बहुत मजबूत है और अपनी बात मनवा सकती है अपने घटक दलों से, तो वो तमाम सारे झगड़े झंझटों के बावजूद भी एक ऐसी स्थिति में धीरे-धीरे आ जाती है जहाँ पर वो लगे उसका समीकरण बिल्कुल ठीक और दुरुस्त बना हुआ है। लेकिन मैं अभी भी ये मानता हूँ कि ये ऊपर से जो चीज़ें ठीक-ठाक होते हुए दिख रही हैं, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी ठीक-ठाक हों। अंदर से ठीक-ठाक ये तब साबित होंगी जबकि इनके बीच में वोटों का ट्रांसफर अच्छे तरीके से होगा। मुझे अभी भी शक है कि महाराष्ट्र में और बिहार में एनडीए में वोटों का ट्रांसफर अच्छी तरीके से पहले की भांति होगा। ये जो महागठबंधन है, जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे प्रमुख भूमिका में है, जी। उसके बारे में मुझे ये लगता है कि क्या उसने एक लालू प्रसाद यादव जी ने खास तौर पे ये सोच कर रखा है कि कोई भी ऐसा नेता आगे ना बढ़े, जो भविष्य में उनकी पार्टी या कम से कम तेजस्वी यादव को चुनौती दे पाए। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की सीटों पर विशेष रूप से जो उनका आग्रह था, क्या इसको हम इसी रूप में देख सकते हैं? मेरे ख्याल से जहाँ तक पप्पू यादव का सवाल है, पप्पू यादव के सामने तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रस्ताव रखा था पप्पू यादव के सामने कि आप मधेपुरा से चुनाव लड़िए और राष्ट्रीय जनता दल में अपना विलय कर लीजिए। पप्पू यादव ने उनकी दोनों में से एक भी बात नहीं मानी। पप्पू यादव ने कहा हम तो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे और हम राष्ट्रीय जनता दल में नहीं, हम कांग्रेस में अपना विलय करेंगे। तो जाहिर है कि फिर तो पप्पू यादव ने जब बात नहीं मानी तो फिर उन्होंने अपने तरीके से अपनी राजनीति की। जहां तक कन्हैया कुमार का सवाल है, उनके बारे में पहले भी कहा गया था कि भाई पहले भी कहा जा रहा था कि उनको उभरने नहीं देना चाहता है राष्ट्रीय जनता दल। मैं तब मेरे समझ में तब भी ये बात नहीं आई थी, अभी भी मेरे समझ में नहीं आती। कन्हैया कुमार जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं वो यादव बिरादरी नहीं है। कन्हैया कुमार मुख्य तौर पर भूमिहार बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं और वो बेगूसराय से पिछली बार चुनाव लड़े थे, अगर मैं ठीक हूं तो बताइएगा। उनके मुकाबले गिरिराज सिंह थे। गिरिराज सिंह थे हुँ। और इस बार उनकी पार्टी, वो पहले सीपीआई में थे, अब वो कांग्रेस में है। उनका समझौता है राष्ट्रीय जनता दल के साथ। तो मैं ये समझता हूं कि कन्हैया कुमार अगर उभरते हैं नेता के तौर पर, जैसी कि बिहार की राजनीति है, मुख्य तौर पर वो उनका सामाजिक आधार बेगूसराय, सामाजिक आधार भूमिहारों में से होगा। उनका सामाजिक आधार जो जो तेजस्वी यादव का सामाजिक आधार है, उसमें कोई कटौती नहीं करेगा। तो ये जो बात कही जाती है, ये बात उतनी
प्रभावी नहीं लगती, मुझे उतनी सही नहीं लगती बात ये। हालाँकि ये कहा जा रहा है, आज मैं खबर देख रहा था कि शायद कांग्रेस उन्हें महाराजगंज से टिकट दे दे, जो बिहार में महाराजगंज है वहाँ से, तो हो सकता है वो चुनाव लड़े। कल या परसों की एक घटना है असल में कि जो मुख्तार अंसारी का देहांत हुआ, उनका अस्पताल में कहा गया कि कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो उनका निधन हो गया और बाद में उस पर काफ़ी चर्चा चली कि क्या उनको जहर देकर मारा गया। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उसे हम कैसे देखें? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इसका कोई प्रभाव भी पड़ सकता है? उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक पैटर्न है कि पिछले 7 साल के अंदर कई इस तरह के जो गैंगस्टर किस्म के नेता जो होते हैं, यानी बाहुबली नेता होते हैं, इनका जुडिशियल कस्टडी में, यानी जेल में इन लोगों का निधन हो रहा है, जेल में इन लोगों की जान जा रही है। ऐसी 6-7 घटनाएं हो चुकी हैं। तो ये एक पैटर्न है, ये एक, मैं कहता हूं इसे, ये योगी आदित्यनाथ का प्रशासन का पैटर्न है, जिसमें इसको आप फर्जी मुठभेड़ और बुलडोजर का मिला जुला एक पैटर्न कह सकते हैं। इस चीज का भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है, लोकप्रिय रूप में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है और ऐसा माना जाता है कि भारत के आदित्यनाथ जी की सरकार के दौरान कानून व्यवस्था की परिस्थिति काफी सुधर रही है। इसमें खुलेआम उन्होंने कहा था कि या तो आप सरेंडर कर दीजिए या गोली खाने के लिए तैयार रहिए। अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसा कहता है तो बजाय इसके कि उसको नुकसान हो, यहां उसका फायदा होते हुए उसको दिखता है। फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया, जिसमें अपराधियों की टांगों पर उन्होंने गोलियां मारनी शुरू की, लेकिन बहुत सारी गोलियां टांगों से बहक कर और कहीं लग गई और अपराधी मारे गए, ये भी हुआ। इसमें बहुत सारे निर्दोष लोग भी फंसते हैं, उनकी भी जान जाती है उसके अंदर। बहरहाल, तो ये लेकिन एक उनका मॉडल है शासन प्रशासन का, और उस मॉडल को दूसरे राज्यों में, यहां तक कि दूसरी पार्टियों के लोग भी इस मॉडल को अपनाने की इच्छा रखते हैं। दरअसल ये भारतीय लोकतंत्र की जो सिस्टमेटिक, यानी जो प्रणालीबद्ध संरचना है, उसके पूरी तरह नाकामी का नतीजा है। ये तमाम जो बाहुबली नेता हैं, बाहुबली लोग हैं, इनका पहले तो पार्टियां और नेता अपने पक्ष में उनकी लोकप्रियता का और उनकी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें टिकट देकर विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाते हैं, यहां तक कि कई कई बार ये लोग चुनाव जीतते हैं। और फिर जब इनका एक फर्जी मुठभेड़ में या इस तरीके से अदालत में, हिरासत में इनका देहांत होता है, तो समाज में ये होता है कि ठीक ही हुआ इनके साथ। न तो राजनीति इनको रोक पाई, न ही कानून उनको रोक पाया, न ही पुलिस उनको रोक पाई। जब बाद में इनका अंत हो जाता है तो लोगों को लगता है कि ये एक पोएटिक जस्टिस हुआ, मतलब, और उसमें लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि ये कानूनी तौर पर इनका अंत हुआ या नहीं हुआ है। तो ये हम लोगों की जो पूरी प्रणाली है, उस प्रणाली की बहुत बड़ी नाकामी है, और ये तभी दूर हो सकती है जबकि चौतरफा और गहन सुधार किए जाएं, पुलिस में सुधार किए जाएं, न्यायिक सुधार किए जाएं, चुनाव सुधार किए जाएं, प्रशासनिक सुधार किए जाएं। ये सारे सुधार किए जाएं, तभी उसका संचित परिणाम निकलेगा, तब इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। क्या हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में भी इससे फायदा होगा? क्योंकि जिस तरीके से मीडिया में माहौल बन रहा है, उसमें सिर्फ एक अपराधी के बजाय एक मुस्लिम अपराधी को मारा गया, ऐसा ज़्यादा दिखाने की कोशिश हो रही है। तो जाने-अनजाने एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बनता है। देखिए, इसमें होता है क्या है कि जब विकास दुबे की हत्या, तो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, ये याद कीजिए, वो भी इसी सरकार के तहत हुआ था। वो तो मुस्लिम अपराधी नहीं थे, और उन्होंने तो पुलिस वालों की भी हत्या की थी पहले। तो विकास दुबे के गिरोह ने पुलिस वालों को गोलियों से उड़ा दिया था, बड़ी बुरी तरीके से, कुल्हाड़ी उलाड़ी से भी पुलिस वाले की हत्या उन्होंने की थी, पुलिस के अफसर की हत्या की थी। तो ये, और जहां तक उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सवाल है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तो पहले से ही वहां पे है। उसके लिए मुख्तार अंसारी की जेल में मरने का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इंतजार नहीं कर रहा है। वो पहले से ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ पड़ा है वहां पर बुरी तरीके से राजनीति का। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई विशेष अतिरिक्त किस्म का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा। और जब विकास दुबे कांड हुआ था, उसका भी इस सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका भी फायदा ही हुआ सरकार को, क्योंकि उनका जो वो मॉडल है, मुठभेड़ और बुलडोजर मॉडल, जिसको मैं कहता हूं, मुठभेड़ और बुलडोजर मॉडल में ये सब चीजें फिट होती हैं।
ओपी राजभर जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने ये कहा कि मुख्तार अंसारी क्रांतिकारी थे, गरीबों के लिए काम करते थे। तो कम से कम ये उनके बारे में एक कॉमेंट है ओपी राजभर के बारे में कि उन्हें कोई भी गठबंधन बाँध नहीं सकता है और अपने मन के हिसाब से कुछ भी बोलते रहते हैं। आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? उनको तो मंत्री बनाया है उन्होंने आदित्यनाथ ने। अब ओपी राजभर ये कह रहे हैं, तो अब सवाल ये है कि अखिलेश जी क्या कर रहे हैं? वो इस मसले को क्यों नहीं उठाते? ओपी राजभर को तो अभी-अभी शपथ दिलाई गई है मंत्री पद की। तो अखिलेश जी को ये सवाल उठाना चाहिए। दिक्कत की बात यह है कि हमारा विपक्ष जो है बहुत ही आलसी है, बहुत प्रमादी है, कतई उसके पास कोई रणनीतिक तीखापन, शार्पनेस है नहीं उसके पास। इसकी बहुत खराब हालत है उसकी, विपक्ष की। हालाँकि उन कुछ ट्वीट्स उनकी तरफ से किए गए थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसको लेकर मीडिया में उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी, कि आप अपराधियों के पक्ष में आप ट्वीट कर रहे हैं, ऐसा करके। लेकिन अखिलेश यादव से मैं सिर्फ़ एक आखिरी बिंदु ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम वोट्स हैं, वो तकरीबन अप्रासंगिक से होते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के कई इलाकों में मुसलमान वोटों की जो एफिकेसी है, उसकी प्रभावकारिता है, वो शून्य हो गई है। उसकी वजह है, जब हिंदू गोलबंदी 45% से ऊपर चली जाएगी, उसके बाद में मुसलमान किधर भी वोट देते रहे, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। यानी जो मुसलमान जिस पार्टी को वोट देते हैं उस पार्टी को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हिंदुओं के भी वोट उससे बड़े पैमाने पर मिले। अगर वो हिंदुओं के वोट नहीं प्राप्त कर पाएगी तो मुसलमान वोटों का भी उसको लाभ नहीं होगा। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।